हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसको शॉर्ट में टीपीए बोलते हैं और कुछ लोग इसको टोपा भी बोलते हैं। दोनों ही करेक्ट है, आपकी मर्जी है जो बोलो। ये वीडियो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें सब पॉइंट जो कवर होंगे वो सबसे पहला है राइट टू प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है, दूसरा ओनरशिप क्या होता है, टाइटल क्या होता है, क्या ये दोनों सेम है या क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ टीपीए बैरक का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या डिवीजन है, कितने चैप्टर्स हैं, पूरा टीपीए कैसे बना हुआ है, और चौथी चीज़ टीपीए है जो उसका स्कोप कितना है, किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, क्या लिमिटेशंस हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अब देखो, एक छोटी सी बात समझो। सबसे पहले अगर अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो अपने को पता होना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है। राइट टू प्रॉपर्टी पता होने के लिए अपने को पता होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है बहुत सिंपल है, इस टेबल में कवर है। प्रॉपर्टी होती है टैंजिबल और इनटैंजिबल दो तरह की, और टैंजिबल प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल मूवेबल दो तरह की। टैंजिबल जिसको आप छू सकते हो, आपका घर गाड़ी जेवरात वगैरह सब कुछ अपने टैंजिबल हो गए। अगर वो मूवेबल है, आपकी गाड़ी मूवेबल है, आपका जो टीवी है घर में लगा हुआ है मूवेबल है, लेकिन आपका घर जो बना हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है ज़मीन पे, क्या वो मूवेबल है? नहीं, वो इमूवेबल है। तो ऐसे इमूवेबल और मूवेबल का डिफरेंशिएशन है। उसके बाद इनटैंजिबल वो चीज़ें हैं जिनको आप छू नहीं सकते। इनटैंजिबल का आप एग्जाम्पल ये चैनल ले लो, वाईजी लॉ करके चैनल है, यूट्यूब पे है। ये प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, गौरव यादव की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या मैं उस चैनल को छू सकता हूँ? आप ये मत बोलना स्क्रीन पे छू लो, वो मैं स्क्रीन को छू रहा हूँ। क्या मैं एक्चुअल चैनल को छू सकता हूँ? नहीं। तो इनटैंजिबल प्रॉपर्टी हो गई। जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी होने के लिए फिजिकली फॉर्म में होना हो, वो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है, वो एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया भी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो सारे होते हैं, पेटेंट ट्रेडमार्क वगैरह, उनको भी आप छू नहीं सकते, वो सब इंटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो एक्शनेबल क्लेम होता है। जो अपना ये एक्शनेबल क्लेम होता है ना, ये कैसे काम करता है? मान लो दो इंसान हैं, ए है और बी है। ए बी को उधार देता है पैसे 50,000 रुपए। तो अब ए के पास बी के ऊपर क्या है? ए के पास क्लेम है। ए के पास क्लेम है बी के ऊपर 50,000 रुपए का। वो अगर बी से पैसे मांगे कि मेरे 50,000 वापस दे, कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा ना कि इतने टाइम में वापस दे देना, मान लो बी नहीं देता या कुछ भी सीन है, तो बी अगर ए का क्लेम उसको वापस नहीं दे रहा है तो वो अपना क्लेम लेके कोर्ट जा सकता है। कोर्ट में जाके वो अपने क्लेम पे एक्शन लेगा और कोर्ट फिर बी को बोलेगा कि ए को 50,000 रुपये उसके वापस दे। तो ये ए का क्या हुआ? ये ए का हुआ एक्शनेबल क्लेम। ए के पास एक्शनेबल क्लेम है बी के अगेंस्ट, जिसको कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकता है। एक्शनेबल क्लेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक क्लेम है जिसपे ए एक्शन ले सकता है। तो ये जो एक्शनेबल क्लेम है ना, ये भी तो प्रॉपर्टी है। ए चाहे तो इसको ट्रांसफर कर सकता है सी को। अब सी के पास ये एक्शनेबल क्लेम हो गया बी के अगेंस्ट। अब सी कोर्ट जाके बी से इस क्लेम पे एक्शन ले सकता है और बी से पैसे ले सकता है। तो एक्शनेबल क्लेम का ये ट्रांसफर हो गया। अभी मैं एक्शनेबल क्लेम पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये एकदम शॉर्ट में है, लेकिन इतनी ईजिली समझा दिया तो आपके आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्शनेबल क्लेम भी अपना क्या हो गया? एक तरह की इनटैंजिबल प्रॉपर्टी हो गई। तो प्रॉपर्टी अपना क्लियर है। प्रॉपर्टी होती है टैंजिबल और इनटैंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल। तो अगर अपन सिंपली डिड्यूस करें कि भैया अगर प्रॉपर्टी ये सब होती है, तो इनमें से किसी भी चीज़ पे, इमूवेबल मूवेबल टैंजिबल इनटैंजिबल, किसी भी चीज़ पे अगर मैं ओनरशिप का हक रखता हूँ तो मेरा राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी है। तो अगर राइट टू प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ओनरशिप लिखें तो क्या वो सही होगा? अगर वो सही होता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क थोड़े ना होता। ये पूरी तरह से सही नहीं है, पार्शियली सही है। कभी सही हो भी सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। कैसे वो गलत या सही होएगा? ये क्लेम जो है ओनरशिप इज इक्वल टू राइट टू प्रॉपर्टी, ये इक्वल टू कब होगा और ये इक्वल टू कब नहीं होगा, ये समझने के लिए अपने को थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस में घुसना पड़ेगा। लोग है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा देते हैं, ओनरशिप पढ़ाते ही नहीं है, राइट्स पढ़ाते ही नहीं है, डायरेक्ट टीपीए चालू कर देते हैं, क्योंकि वही रटंत विद्या चले आ रही है कि जो लिखा है रटते जाओ, समझो कुछ मत। एक बात ध्यान रखना, अगर एक बार कोई चीज़ समझ लोगे ना तो उसको याद करना 1000 गुना ईजी हो जाता है। How can you know all that? I told you I like to read, and once I read something, I understand it, and once I understand it, I never forget it. तो आपको एकदम ढंग से समझना है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ओनरशिप हमेशा क्यों नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस में घुसूंगा, थोड़ी सी जूरिस्प्रूडेंस आपको सहनी पड़ेगी, 2 मिनट की बात है। सह लेंगे थोड़ा सा। अरे ओनरशिप क्या होता है?
अगर ओनरशिप के अपन ओरिजिन पे जाएं तो रोमन लॉ में सबसे पहले ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। रोमन्स ने बोला था कि किसी के पास अगर फुल एंड एक्सक्लूसिव पावर होती है ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो उस चीज़ का ओनर होता है। उन्होंने एक फ्रेज यूज़ किया था, प्लेना इन रे पोटेस्टास, इन फुल पावर। अब इधर ये फुल का मतलब क्या है? फुल का मतलब है कि बहुत सारे राइट्स हैं और वो सारे राइट्स ओनर के पास हैं। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ 4 पावर्स, मतलब राइट्स। फुल पावर इसलिए यहाँ पावर लिख दिया, लेकिन 4 राइट्स। मेनली वो 4 राइट्स हैं, राइट टू पोजेस, राइट टू यूज एंड एंजॉयमेंट, राइट टू ट्रांसफर और राइट टू डिस्ट्रॉय। आप अपनी प्रॉपर्टी के ओनर होगे अगर आपके पास राइट टू पोजेस, यूज एंड एंजॉय, ट्रांसफर और डिस्ट्रॉय होगा। तो आपके पास आपका फोन है, आप उसको अपनी जेब में रख सकते हो, पोजेस। आप उस पर इंस्टाग्राम चला सकते हो, मेरे वीडियो देख सकते हो, यूज एंड एंजॉय। आप अपने फोन को ट्रांसफर कर सकते हो, आप किसी को दे सकते हो गिफ्ट में, आप किसी को बेच सकते हो, आप किसी को किराए पे दे सकते हो, तो ट्रांसफर का राइट हो गया। और आप उसको दीवार पे फेंक के मार सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है लेक्चर तो। ठीक है, तो ये 4 तरह के राइट्स होते हैं जो ओनर के पास होते हैं इन जनरल। इन लॉ नहीं, ये जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं अपन। एक लैटिन मैक्सिम है जो ये सबको डिस्क्राइब करता है, वो है इउस उतेंदाए फ्रुएंदाए एट अबुतेंदाए रेस सुआ कौन जो भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब सिर्फ अपने को उतेंदाए फ्रुएंदाए और अबुतेंदाए से है। उतेंदाए मतलब द राइट टू यूज, फ्रुएंदाए टू टेक फ्रूट्स और अबुतेंदाए टू डिस्पोज फ्रूली विद हिज आइटम टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर पर्सन। अगर ये तीनों चीजें हैं, यूतेंदाए फ्रुएंदाए अबुतेंदाए, जो यहाँ पे लिखी हैं, तो वो इंसान ओनर है। तो ये तो हो गई जूरिस्प्रूडेंस की बात। लेकिन अगर अपन रियल लाइफ में देखें, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ऐसा हो सकता है इनमें से कोई राइट आपके पास है और आप तब भी ओनर नहीं हो। वन कैन हैव अ राइट ओवर प्रॉपर्टी एंड स्टिल नॉट बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे अगर आप घर लीज पे ले रहे हो, ठीक है, तो आपके पास पोजेशन भी है, यूज और एंजॉयमेंट का राइट भी है, ट्रांसफर का नहीं है, डिस्ट्रक्शन का नहीं है, लेकिन 2 राइट तो हैं, लेकिन आप ओनर नहीं हो। अब आप बोलोगे कि चारों राइट होते हैं तो ही ओनर होता है, लेकिन उल्टी चीज देखो आप, जो आपको घर लीज पे दे रहा है उसके पास ना तो राइट टू पोजेस है जब तक लीज है, ना उसके पास राइट ऑफ यूज एंड एंजॉयमेंट है जब तक आपको लीज पे दे रखा है। उसके पास सिर्फ राइट टू ट्रांसफर, ये भी नहीं है, हटा दो इसको भी, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक उसकी लीज का अग्रीमेंट खत्म नहीं होता आपके साथ। डिस्ट्रॉय घर को कर नहीं सकता, तो उसके पास तो इनमें से कोई सा भी राइट नहीं है, क्योंकि लैंड और ये वाली चीजें डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती ना। तो कैसे वो, मतलब ओनर कैसे हुआ वो? तो ओनरशिप अपन जूरिस्प्रूडेंस में अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लीगली प्रैक्टिकली अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। लीगली जिस इंसान के पास टाइटल होता है ना, वो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। सिंपल कर रखा है, मतलब टाइटल डीड होती है एक, वो टाइटल डीड जो डॉक्यूमेंट होता है वो एविडेंस होता है ओनर का कि भैया उसके पास वो प्रॉपर्टी है। अब भले ही वो राइट टू पोजेस किसी और को दे दे, यूज एंड एंजॉयमेंट किसी और को दे दे, कुछ भी करे, वो कितने ही राइट्स इधर उधर बांटता रहे बंडल ऑफ राइट्स में से अपने, लेकिन ओनर वो रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइटल है। तो टाइटल से अपन रियल वर्ल्ड में ओनरशिप डिसाइड करते हैं। तो राइट ऑन अ प्रॉपर्टी डज नॉट इक्वेट टू ओनरशिप ऑलवेज। हो सकता है ओनर के पास ये चारों राइट हो और वो ओनर हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसके पास इनमें से कुछ राइट्स ना हो और वो तब भी ओनर हो। तो समझ गए सारा खेल? प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट ओवर प्रॉपर्टी क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है और टाइटल क्या होता है। ठीक है, टाइटल ही ओनरशिप होता है रियल वर्ल्ड में, लेकिन जब अपन जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं तो ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। जब अपन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में देख रहे हैं ना, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का ओनर ए है, इस प्रॉपर्टी पे जो घास उग रही है उस पे घास चराने का जो राइट है अपनी गाय भैंसों को, वो बी के पास है। इस पे लकड़ी उग रही है, पेड़ वगैरह उग रहे हैं, ये पेड़ काटने का राइट सी के पास है। यहाँ पे डी का घर है एक दूसरे लैंड में, डी के पास इसमें से ईजमेंट्री राइट है इसके रास्ते में से बीच में जाने का। तो प्रॉपर्टी एक है, उस पर राइट बहुत सारे जनों का है, लेकिन तब भी ओनर ए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ए के पास टाइटल है। समझ गए पूरा खेल? ये खेल क्लियर होना जरूरी था। अगर आप टीपीए पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और ये सब आपको नहीं पता, क्योंकि ये बुक्स में भी शुरुआत में नहीं दिया हुआ होता, कहीं बीच बीच में दिया हुआ होता है और कोई पढ़ाते हुए भी नहीं पढ़ाता। सब चालू करते हैं, टीपीए पढ़ते हैं गाइज, सेक्शन 1 में ये लिखा है, सेक्शन 2 में ये लिखा है, सेक्शन 3 में ये लिखा है। अरे वो तो ठीक है भाई, वो तो मैं खुद देख लूंगा बैरक्ट उठा के, लेकिन उन सेक्शन से पहले का जो बेस है वो भी तो क्लियर करना जरूरी है ना। तो आपका बेस यहाँ पे क्लियर है। तो अब अपन आते हैं असली कोर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। इसका कमेंसमेंट हुआ था इस डेट को, एनफोर्समेंट हुआ था इस डेट को। ये डेट एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग में रेलेवेंस नहीं है, बस बहुत पुरानी एक्ट है, ये पता पड़ रहा है। वो तो वैसे भी टाइटल में पता पड़ ही रहा था। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 8 चैप्टर हैं टोटल, 137 सेक्शंस हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि बहुत ही मस्त तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड है।
बहुत ही मस्त तरीके से। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, इसमें जनरल बातें होती है जो हर एक्ट में होती हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और फिर पुरानी एक्ट्स को हम नहीं मानेंगे और फलाना फलाना। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है सबसे ज़्यादा वो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो कि डेफिनेशन क्लॉज होता है, वो इसका नेक्स्ट वीडियो है, पूरा उसी की बात करेगा नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद चैप्टर 2 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज की बात करता है। इसमें जनरल रूल्स हैं, फंडामेंटल, कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, किसको हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, कैसे होगी, और बाकी जो जनरल फंडामेंटल्स हैं पूरे एक्ट के। उसके बाद 6 तरह के ट्रांसफ़र हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तरह के ट्रांसफ़र हैं। ट्रांसफ़र बाय सेल, बाय मॉर्गेज, बाय लीज, बाय एक्सचेंज, बाय गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम। मैंने आपको समझा ही दिया कि आपके पास एक क्लेम है, उस पर आप एक्शन ले सकते हो, उस एक्शनेबल क्लेम को आप ट्रांसफर कर सकते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर में। तो ट्रांसफर कितने तरह के होंगे? 6 तरह के होंगे। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी? टैंजिबल, इनटैंजिबल, और टैंजिबल में मूवेबल और इमूवेबल अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अपना पूरा स्ट्रक्चर है एक्ट का, ठीक है। ये अपन सारा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे चैप्टर कवर करेंगे एक एक करके। इधर अभी सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर देख लो ताकि थोड़ा यूज टू हो जाओ। अब पहले वीडियो में मैं आप पे बम थोड़ी ना फेंक दूंगा इन्फो का, पहले वीडियो में थोड़ा रिलैक्स्ड वे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे, ट्रांसफर क्या होता है ये बताया, प्रॉपर्टी क्या होती है वो बताया, राइट ओनरशिप वो सब बताया, वो सब इंपॉर्टेंट था। अभी बस ये अपन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि भैया ये पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। क्लियर है? ब्रिटिशर्स की यार तुम ये बात तो माननी पड़ेगी, इतना स्ट्रक्चर्ड एक्ट बनाते हैं, कितना सुंदर सा लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं कि भाई प्रिलिमिनरी है, फिर फंडामेंटल्स हैं और फिर 6 तरह के ट्रांसफर है, एक्ट खत्म। वो अलग बात है कि इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब क्रेजी हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, इसीलिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है। लेकिन वही वाली बात है, वंस यू अंडरस्टैंड इट यू विल नेवर फॉरगेट इट। ये कौन सी लिपि है? ये उल्टा है ये। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं स्कोप ऑफ टीपीए की, मतलब जो अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, क्या उसकी लिमिटेशंस है। तो इसमें मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। अगर अपन इसका प्रियम्बल देखें तो उसमें लिखा है वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड। अगर यहाँ पे ये कंप्लीट एक्ट होता, एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट, सारे लॉ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अगर इस एक्ट में होते तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता कंसोलिडेट। यहाँ पे लिखा होता वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, तो ये एग्जॉस्टिव होता। लेकिन अभी ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं है इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के जो लॉज हैं वो दूसरे एक्ट्स में भी हो सकते हैं। सारे के सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के जो लॉज हैं वो टीपीए में नहीं है, अपने आप में एक कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है इसका मतलब ये नहीं अधूरा है, जो जिन चीज़ों की बातें करता है उसमें कंप्लीट है, लेकिन और भी चीज़ें हो सकती हैं दूसरे लॉज में। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफ़र सिर्फ लिविंग पर्सनस के बीच में होगा टीपीए में। लिविंग पर्सनस मतलब जो अपने लीगल पर्सन है वो लिविंग होने चाहिए। कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी चल रही है, तो वो भी लिविंग पर्सन है। लीगल पर्सनैलिटी जूरिस्प्रूडेंस का वीडियो था मेरा, देख लेना जाके अगर नहीं देखा तो। उसमें बताया था ना, एक तो अपन फिजिकल पर्सन होते हैं, आप में हार्ड मास के जो बने हुए हैं, और एक लीगल पर्सन होता है, जैसे कंपनी हो गई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए। तो लिविंग पर्सन होना चाहिए। कोई चालू कंपनी किसी आदमी को ट्रांसफर कर सकती है, मेरे को ट्रांसफर कर सकती है अपनी प्रॉपर्टी, मैं चाहूँ तो कंपनी को ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी और इंसान को ट्रांसफर कर सकता हूँ। बस दोनों लिविंग लीगल पर्सन्स होने चाहिए। इंटर विवोज यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, उसका मतलब ही यही है, लिविंग पर्सन्स, बिटवीन लिविंग पर्सन्स। लिविंग पर्सन्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एसोसिएशंस और अदर बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स। थर्ड पॉइंट है सर्टेन ट्रांसफर्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब टीपीए कवर नहीं करता कुछ ट्रांसफर्स को। वो कौन कौन से ट्रांसफर्स हैं? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ट्रांसफर इन मुस्लिम लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऐसे समझो कि मान लो एक तो है कि लिविंग पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है। मैं हूँ, मेरे को मेरा घर बेचना है, मैं एक्स इंसान कोई है उसको बेच देता हूँ, मैं लिविंग, वो लिविंग, ट्रांसफर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि मैं मर गया, मैंने विल में लिखा कि एक्स इंसान को मेरा घर दे देना, तो वहां पे मैं लिविंग नहीं हूं, लिविंग पर्सन से एक्स को नहीं जा रहा है घर, विल के थ्रू जा रहा है। विल को सक्सेशन लॉज गवर्न करते हैं, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू जा रहा है, लॉ ट्रांसफर कर रहा है उस घर को मेरी विल के थ्रू, तो वो टीपीए कवर नहीं करता, क्योंकि टीपीए सिर्फ लिविंग पर्संस के बीच के ट्रांसफर गवर्न करता है। दूसरा अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स, यहाँ पे सेक्शन 57 और चैप्टर 4 एक्सेप्शन है, ये दोनों में ही है, और ये अभी अपन नहीं देखेंगे, सेक्शन 57 और इधर आएंगे जब पढ़ा दूंगा मैं, ज्यादा आप पे बॉम्ब नहीं गिराने हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स, अगर कोर्ट ट्रांसफर, कोर्ट के ऑर्डर से ट्रांसफर हो रहा है तो भी वो टीपीए गवर्न नहीं करेगा। और तीसरा मुस्लिम लॉ को एक्सेप्शन है, अगर मुस्लिम लॉ में उनके ट्रांसफर के कुछ रूल हैं तो वो मुस्लिम लॉ के रूल्स मुस्लिम्स पे लगेंगे, वो एक्सेप्शन है उनके, उन पे टीपीए नहीं लगेगा। ऐसे गिफ्ट का भी जो सेक्शन है टीपीए के अंडर में चैप्टर है, उसमें भी मुस्लिम लॉ को एक्सेप्शन दिया हुआ है अलग से।
और चौथा पॉइंट है स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर टीपीए। ये एक रूल है, जनरल रूल है ये। स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। टीपीए यहाँ पे जनरल लॉ है। इसमें एक एग्जांपल लो, एक एक्ट है सरफेसी, मुझे पता नहीं मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ कि नहीं, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, ऐसे करके इसका पूरा कुछ फुल फॉर्म है। ये बैंकिंग लॉ की एक्ट है। अब जैसे मान लो ए बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर उसने लोन ले रखा है, ठीक है। तो अब दिक्कत आ रही थी कि बैंकों को है ना टीपीए वीपीए और अपने सीपीसी वगैरह से एकदम बहुत टाइम लग रहा था। मान लो ये लोन नहीं चुकाता तो इसकी प्रॉपर्टी पूरी मतलब रिकवर करने में सालों लग जाते थे, तो बैंक लॉस में जा रहे थे। तो उन बैंकों के लिए स्पेशल लॉ बना दिया सरफेसी, जिसमें वो फास्ट ट्रैक करके फटाफट ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं उससे, अगर ये लोन नहीं चुका रहा तो ये बैंकिंग का जो लॉ है ना सरफेसी, ये स्पेशल लॉ है। ट्रांसफर तो इसमें ही प्रॉपर्टी हो रही है, ए के नाम पे थी, बैंक उसको ट्रांसफर कर रहा है किसी और जो बायर है उसके नाम पे, और उसके जो पैसे मिल रहे हैं उससे ए का लोन चुकवा रहा है। तो यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल लॉ में एक अलग से ट्रांसफर का अपन ने पूरा सिस्टम दे रखा है। तो जब स्पेशल लॉ बन चुका होगा तो स्पेशल लॉ टीपीए के ऊपर प्रिवेल करेगा। और ये जनरल रूल भी है, स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। जनरल लॉ यहाँ पे टीपीए है, स्पेशल लॉ यहाँ पे सरफेसी है। तो ये पूरा स्कोप हो गया टीपीए का, ये कहाँ पे लगता है, किस टाइप की ये एक्ट है, किन लोगों पे लगता है, वो अपन डिटेल में आगे देखेंगे जैसे जैसे अपन कवर करेंगे, लेकिन जनरल ओवरव्यू के लिए इतना बहुत है। तो यहाँ पे गाइस वीडियो खत्म हो गया, लेकिन जाने का नहीं है। सबसे पहली चीज तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो ईमानदारी से कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक कर दो। आप ये मत सोचना आपके लाइक और कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब एल्गोरिथम्स में बहुत फर्क पड़ता है और मेरी ग्रोथ बढ़ती है। तो कर देना अगर आपको यूजलेस लग रहा है तो भी। और दूसरी बात, टीपीए का मेरा एक पेड कोर्स भी है, कंप्लीट ए टू जेड। अगर आपको लग रहा है ये डिटेल्ड है तो आप मेरा पेड कोर्स लेके देखना, आपको तो मजे ही आ जाएंगे। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और कॉलेज के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो मत लेना, लेकिन अगर जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, और कॉलेज के स्टूडेंट हो तो टीपीए की प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और वो देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।